Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to this third session of GST case-based scenario, guys. We have done 3 sessions of income tax and 2 sessions of GST. This will be the third session, guys. I welcome you all to this session. क्या हाल चाल है, कैसे हो सबके सब? मस्त हो, स्वस्थ हो? अपने अस्त्र शस्त्र तैयार रखिए गाइस. We're gonna start solving out questions within a moment. हाँ जी guys, within a moment we're gonna start with the session, guys. Everybody pumped up. दीक्षा, सागर, अक्षत, आकिब, सक्षम. हाँ जी, संस्कार. चलो जी guys, let's get going without any further delay नहीं करेंगे दोस्तों. And we're gonna start with the session, guys. Miss Neha दोस्तों, aged दोस्तों, sorry, Miss Neha is engaged in supply of services. She is registered under GST and has opted to pay tax under the composition scheme. Alright, तो supply of services वाली है और composition scheme बोला गया है. तो under which section, कौन से section में will she be supplying services? Everybody has to answer me, guys. फटाफट. हाँ जी गाइस, मुझे बताइए गाइस, मुझे बताइए. 10(2)(a), well done. Section 10(2)(a), and what is the rate of tax that will be applicable on her? So the rate of tax under composition levy under section 10(2)(a) is 3% plus 3% with no benefit of ITC. The turnover for the quarter ending June was 12 lakhs. तो दोस्तों, जो जून के क्वार्टर तक, मतलब पहले क्वार्टर में जो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टैक्स, तो 3%, 36,000 each. CGST 36,000, SGST 36,000. During July she crossed the aggregate turnover of 50 lakhs. जुलाई में 50 लाख क्रॉस हो गया and opted out of composition scheme. She also started trading of goods in July. तो दोस्तों, अब नाउ फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम वो कौन से स्कीम में आ गई है दोस्तों? नॉर्मल स्कीम में आ गई है. शी सप्लाइड एन ऑर्डर टू ब्रेथवेल LLP ऑन एक्स फैक्ट्री बेसिस. द डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज गाइस. ओके, यहां पर दोस्तों आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई से जुड़ा हुआ पॉइंट हो गया आएगा दोस्तों. ऑलराइट, इधर देखिए, बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 53,000, आउटवर्ड फ्रेट 12,000, पैकिंग चार्जेस 5,000 एंड डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस. तो क्या दोस्तों आउटवर्ड फ्रेट विल दैट बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. बेसिक प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, हमने एक्स फैक्ट्री बेसिस पर बेचा है. एक्स फैक्ट्री बेसिस का क्या मतलब है दोस्तों? दैट सामान हमारी दुकान तक रहेगा. सामान की वैल्यू इज व्हाट वी गोना कंसीडर हमारी दुकान तक. एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड, हमारी फैक्ट्री तक. उसके बाद का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा. तो एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी इन दिस केस. विल दैट बी एडेड? क्या जोड़ा जाएगा? फटाफट बताइए. हाँ जी गाइस, नहीं सर, आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी एडेड. अगर दोस्तों हमारा ये पॉइंट होता, एवरीबडी हैज टू आंसर मी. हाँ जी गाइस, एवरीबडी हैज टू आंसर मी. अगर ये पॉइंट होता कि आपको दोस्तों ये 12,000 आपको सामान सामने वाले के घर तक पहुंचाना है, देन इन दैट केस इट वुड हैव बीन एडेड. हाउएवर दोस्तों, एक्स फैक्ट्री बेसिस है, मतलब हम अपनी फैक्ट्री के बाहर के खर्चे नहीं उठाएंगे. दैट हैज टू बी बोर्न बाय द रेसिपिएंट. तो इन दैट केस गाइस, ये 12,000 रुपीज, दिस 12,000 रुपीज आप लोगों का नहीं जोड़ा जाएगा. फॉलोड बाय पैकिंग चार्जेस, हाँ ये जोड़ा जाएगा. एंड डिस्काउंट, क्या ये माइनस किया जाएगा? सर, हैड दिस डिस्काउंट बी इंक्लूडेड इन द इनवॉइस? सपोज सप्लाई डिस्काउंट आर ओनली अलाउड टू बी रिड्यूस प्रोवाइडेड वी न्यू दैट दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट कैन कम इनटू एग्जिस्ट. मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था. एंड प्रोपोर्शनेट ITC इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट. लेकिन इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो गाइस, बिकॉज दोस्तों आपका ये लिखा हुआ नहीं था, नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस. तो क्या हम लोग दोस्तों ये वाला करेंगे ट्रीटमेंट 2000 का? द आंसर इज नो. हम लोग 2000 का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. ऑलराइट,
अभिषेक डिस्काउंट वाला समझ नहीं आता, डिस्काउंट वाला बहुत ही आसान होता है, आप रटने की कोशिश करते हैं इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। कहते हैं डिस्काउंट विच आर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जैसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। आप मॉल में जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, आपको पता होता है एक खरीदेंगे 30% डिस्काउंट, दो खरीदेंगे 40% डिस्काउंट। आपको पता है अगर आपने दो प्रोडक्ट खरीदे और बिलिंग काउंटर पर गए तो वो 40% डिस्काउंट देगा, तो वहां पर विच इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट आप उसे माइनस करने के बाद जीएसटी लगाते हैं। अनदर इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है भाई, कि भाई साहब अगर सामने वाला जल्दी पेमेंट कर देगा तो डिस्काउंट देंगे। क्या कैश डिस्काउंट भी माइनस करना अलाउड होता है? हाँ जी अलाउड होता है, लेकिन प्रोवाइडेड टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। पहला कि ऐसे कैश डिस्काउंट की हमें जानकारी थी, ऐसा कैश डिस्काउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि भाई साहब अगर तुम जल्दी पैसा दोगे तो हम तुम्हें कैश डिस्काउंट देंगे। और दूसरा, प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स बाय द रेसिपिएंट। इन दिस केस बिकॉज क्लियरली मेंशन किया गया है कि डिस्काउंट गिवन ऑन रिसीविंग पेमेंट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इनवॉइस, मतलब ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया था, तो ये वाला डिस्काउंट हम माइनस नहीं करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ऑलराइट, तो अब यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? अगर अपन बात करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट इज 53,000 प्लस 5,000, 58,000। एक बच्चे ने पूछा है, एक बच्चे ने वो भी पूछा क्या बोलते हैं आउटवर्ड फ्रेट से जुड़ा हुआ, मैं उसके लिए भी रिपीट कर देता हूं, गाइस। आउटवर्ड फ्रेट से जुड़ा हुआ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी गाइस, आउटवर्ड फ्रेट से जुड़ा हुआ दोस्तों, आउटवर्ड फ्रेट आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में तभी जोड़ा जाता है जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सामने वाले के घर तक सामान पहुंचाएंगे, इन दिस केस हम सामने वाले के घर तक सामान नहीं पहुंचा रहे, हम अपनी फैक्ट्री के बाहर ही सामान छोड़ देंगे, तो उसके बाद के खर्चे आपके हैं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दैट सिनेरियो क्या किया जाएगा? द आउटवर्ड फ्रेट विल नॉट बी कंसिडर्ड। आ जाओ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव स्पेंट अ लॉट मोर टाइम देन रिक्वायर्ड ऑन टू दिस पॉइंट। आ जाओ भाई, for supplies provided to Breathwell LLP, she received a half of the amount in advance on 22nd July. The goods were dispatched from a factory on 25th July, delivered on 28th July. She raised the invoice on 30th July and the balance payment same day पर मिल गया. Now what my question to you guys is, what is the time of supply in case of goods? It is the date of invoice or the last date on which the invoice should have been issued. The last date is basically the scenario जिस दिन आपकी फैक्ट्री से सामान रिलीज हुआ, which is 25th July, और the date of invoice 30th July, whichever is earlier. So in this case guys 25th July, in this case guys 25th July will be considered, 25 July will be considered the time of supply. Miss Neha received 25 invoices from various suppliers involving GST of 1,50,000 rupees for the month of July. While filing GSTR3B for the said month on 20th August, she found that only 20 invoices involving GST of 1 lakh were uploaded by the suppliers. आपको कितने का ITC मिलेगा दोस्तों? जितना दोस्तों अपलोड किया गया है, तो 1 लाख रुपीज से जुड़ा हुआ आपको आईटीसी मिलेगा। द अमाउंट ऑफ आईटीसी विच हैज नॉट बीन अपलोडेड वो आपको नहीं मिलेगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होगा तभी वो आपके 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा, और 2B में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होता यू कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, हाँ जी 31L का 5%। सागर भाई आप कौन से अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो बेटा? 5% वाला क्राइटेरिया कब का खत्म हो चुका है? हाँ जी आप बहुत पीछे हैं अभी। 1 लाख का 5% नहीं दिया जाता यार, क्या बोलूं। नेक्स्ट, मिस नेहा सप्लाइड गुड्स टू द फॉलोइंग पर्संस। पवन को 150 का दिया जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। उमेश एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको 110 का दिया, और रेंज ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड एंटिटी 250 का दिया। None of the above persons require a tax invoice. हाँ जी गाइस,
None of the above persons, इनमें से किसी को भी टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है. All the amounts given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the supplier referred above is intrastate unless otherwise specified, and the conditions for taking ITC is also satisfied. सबसे पहला आंसर करना है, compute the tax liability for the quarter ending June. What is the tax liability? Everybody has to answer me, guys. हम लोगों ने निकाल दिया था. The tax liability was 36,000 each. सबसे पहला वाला जो सिनेरियो किया था, guys, the first scenario, 36,000 each. ये आ गया दोस्तों. Followed by compute the value of supply made by Messrs Neha to Breathwell. हमने निकाला दोस्तों value of supply 58,000. ये आ गया दोस्तों 58,000. ओके, यहां पर ईच क्यों लिखा है? रिमूव द वर्ड ईच. यहां पर ईच की कोई जगह नहीं है. नेक्स्ट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ITC दैट कैन बी क्लेम्ड बाय मिस नेहा 1 लाख रुपीज. द टाइम ऑफ सप्लाई मेड टू ब्रेथवेल लिमिटेड 25th July. एंड लास्ट, Miss Neha need not issue invoice to the which of the following persons, but required to issue a consolidated tax invoice. Guys, मेरे को बताओ, in this case invoice इनमें से किसको रेज करने की जरूरत नहीं है, सामने वाला मांग भी नहीं रहा है. तो in this case पवन, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जिसने टैक्स इनवॉइस नहीं मांगा और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है गाइस, लेस देन 200, तो पहले वाले सिनेरियो में दोस्तों इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं है. दूसरे वाले सिनेरियो में उमेश एक रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या रेज करना पड़ेगा? करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट, रेंज ट्रस्ट एंड एन अनरजिस्टर्ड एंटिटी 2.5 लाख रुपए का है, 2.5 लाख रुपए का, 250 रुपए का है. क्या दोस्तों इनवॉइस रेज करना पड़ेगा? हाँ जी, इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 200 रुपए या उससे ज्यादा का है. 200 रुपए या उससे ज्यादा का है. ऑलराइट, तो ओनली पवन वाला सिनेरियो है गाइस. पवन वाला इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट सर, पीडीएफ कहां मिलेगी बच्चे? मेरे क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है. क्वेश्चन बैंक आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे ऐप पर. हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई. आसान क्वेश्चन था गाइस, मजा आया गाइस. बढ़िया guys. Moving on to the next scenario guys. Vidhula Impex Limited is engaged in supplying sports goods. इधर देखिए, भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. Sports goods. The company did not opt for registration under GST. अभी तक दोस्तों GST में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. The proper officer under GST based on inquiry finds the concern is liable for registration and he registers the firm on temporary basis on 15th June. 15 जून को दोस्तों उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया. ओके गाइस, क्या दोस्तों प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन, क्या उसे अगर लगता है if there are reasons to believe so, क्या वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? हाँ जी गाइस, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. ऑलराइट, आ जाओ भाई. आफ्टर बीइंग ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द कंपनी अवेल द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस. कंपनी ने अवेल किया है द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस. गाइस, जैसे ये लोग दोस्तों सर्विसेज अवेल करते हैं ना, समझ जाया करो दोस्तों कि ये अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सिनेरियो आने वाला है. रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स फ्रॉम ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों. तो क्या ये दोस्तों कंपनी है, मतलब अ बॉडी कॉर्पोरेट दोस्तों, एंड बिकॉज इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज चार्जिंग 12%, तो वैसे भी दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. Appointed Mr. Rajesh as technical director for advisory role in the business and the payment was based on contract. He is not an employee. क्या इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, RCM लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? The answer is yes. In this scenario, reverse charge mechanism shall apply. Second वाले केस में, when the services are being provided by the director to the company, अगर डायरेक्टर ने सर्विसेज दिए कंपनी को, तो in that scenario RCM shall apply.
During the course of its business, the company issued an invoice to a customer and erroneously charged higher value of 34,000. हमने दोस्तों 34,000 रुपए एडिशनली चार्ज कर लिए थे. तो नाउ इन दिस केस व्हाट आर वी गोना रेज? हम क्या रेज करने वाले हैं गाइस? हम क्या रेज करने वाले हैं? एवरीबडी हैज टू आंसर मी इनटू द चैट बॉक्स. फटाफट फटाफट. व्हाट आर वी सपोज टू रेज इन दिस सिनेरियो? सर क्रेडिट नोट का पॉइंट आ रहा है. बिल्कुल सही. अगर आप ज्यादा पैसा चार्ज करते हो, आपको वापस लौटाना होता है, सामने वाले ने सामान लौटा दिया, तो इन दैट केस यू विल हैव टू रेज अ क्रेडिट नोट. अगर हमें पैसा और लेना है तो इन दैट केस वील रेज अ डेबिट नोट. Further, in the month of February 2023, the company also generated an e-way bill for interstate transport of goods. All right. However, immediately on the generation of e-way bill, the buyer cancelled the order because it is dispatched before it is dispatched from the factory for delivery. अब दोस्तों हमने e-way bill generate कर दिया और सामने वाले ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया. तो गाइस, कैन वी कैंसिल ई-वे बिल? यहां पर दोस्तों हो सकता है, हाँ जी, क्या हम ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं? कैन वी कैंसिल ई-वे बिल? यस, ई-वे बिल कैन बी कैंसिल्ड विद इन, हाँ जी गाइस, कितने दिन के अंदर? ओ, कितने घंटों के अंदर? विद इन 24 आवर्स. विद इन 24 आवर्स. Within 24 hours. Moving on, in the month of March 2023, since the company was incurring heavy losses, it applied for cancellation of GST registration on 15th March. Okay. The order of cancellation was made on 30th March, effective cancelling the registration with effect from 15th March. अब वो यहां पर आपसे पूछ सकते हैं, भाई साहब को फाइनल रिटर्न कब तक भरनी है? ये पूछ सकते हैं दोस्तों. Final return has to be filed within 3 months from the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later. सर डीटी का एमसीक्यू सेशन पूरा हो गया क्या? एक बार को तो मैंने पूरा कर दिया. अगर मेरे को आगे लगेगा तो आई विल कीप सम सेशंस. अगर मुझे आगे टाइम मिलता है तो आई विल कीप सम सेशंस गाइस. एंड बिग न्यूज आप लोगों ने देख भी लिया होगा कम्युनिटी पोस्ट पर, और अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए गाइस. जीएसटी का मैराथन लेकर आ रहा हूं गाइस ऑन 27th and 28th. ऑलराइट, तो मैं दोस्तों जीएसटी का मैराथन लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए दोस्तों 27th और 28th. ओके, तो 2 दिन में वी आर गोना ट्राई टू कवर अप द मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ जीएसटी गाइस फॉर नवंबर 2023 एस्पिरेंट्स. जैसा दोस्तों मैंने आप लोगों को वादा किया था, हाँ जी, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी. पहले तो मैं सोच रहा था आखिरी दिन ही करवाऊंगा, मैंने कहा मगर वहां पर थोड़ा सा बच्चा हड़बड़ा जाता है, तो इन दैट केस आई एम गोना डू दोस्तों द जीएसटी मैराथन. मैं जीएसटी मैराथन आप लोगों के साथ अभी ले लूंगा. आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, विदुला इंपेक्स लिमिटेड नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज? कम ऑन गाइस, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. जब आपका टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हुआ उसके कितने दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है? इफ नो एक्सटेंशन पीरियड इज ग्रांटेड, सो विद इन 90 डेज हमें टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के 90 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ता है. अगर आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं गए हैं, अगर आपको लगता है हाँ यार करना ही था, अब तो पकड़े गए, अब तो करना ही पड़ेगा, तो इन दैट केस गाइस विद इन 90 डेज. Followed by guys, in case of which of the following services the company is liable to pay tax under reverse charge? Renting a motor vehicle, no. Director services, yes. Both and neither, ये भी गलत हो गया. Okay. Followed by दोस्तों, which document is required to be issued by the company in respect of the invoice issued on 28th February? It has to be a credit note. The company needs to file its final return by 3 months. ध्यान से मैंने क्या बोला था guys? 3 months from the date of cancellation and the date of order of cancellation, whichever is earlier. The date of cancellation 15th March, date of order of cancellation 30th March, whichever is later. Sorry, गलती से earlier बोल दिया. Whichever is later. तो 30th March में 3 महीने जोड़ोगे guys तो आपका निकल कर आएगा 30th June.
हमेशा जनरली अर्लियर होता है ना, तो दिमाग में अर्लियर निकल गया। 30th June। एंड लास्ट, which of the following statement is correct in respect of e-way bill generated for goods in the month of February for which order was cancelled guys? बताइए guys। e-way bill can be cancelled within 24 hours। e-way bill दोस्तों आप कितने टाइम के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं? 24 दोस्तों घंटे के अंदर अंदर कैंसिल कर सकते हैं। यू कैन कैंसिल द ई-वे बिल विद इन 24 आवर्स। वेल डन गाइस। बताओ यार, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है। कर दें क्या फटाफट? कर दें क्या फटाफट गाइस? छोटा सा है, कर देते हैं भाई। अपने को 4 MCQs करने हैं, 2 अपन कर चुके हैं, 2 और कर लेते हैं खटाखट। पूर्वा लॉजिस्टिक्स इज अ GTA, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, registered under GST. Okay, it provided GTA services taxable at the rate 5% to the following persons. बड़ा इसके बाद वाला ले लेंगे अभिषेक भाई। अभिषेक भाई बड़ा इसके बाद वाला ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी गाइस, अब आपका दोस्तों कहते हैं उन्होंने टैक्सेबल एट द रेट 5%, टैक्सेबल एट द रेट 5% है गाइस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इफ द सर्विसेज ऑफ अ GTA आर बीइंग प्रोवाइडेड टू 7 स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स, इन दैट केस गाइस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज गोना अप्लाई। क्या अप्लाई होने वाला है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होने वाला है। अब वो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों। हाँ जी, इन्होंने सर्विसेज दी हैं कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, क्या दोस्तों इन दिस सिनेरियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है? हाँ, मैंडेटरी, डजंट मैटर पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, बिल्कुल सही। अमर, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे तो दोस्तों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन हो सकता है दोस्तों हैंडीक्राफ्ट गुड्स की डीलिंग कर रहा हो। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST, तो वी विल हैव टू अज्यूम दैट ही इज नॉट रजिस्टर्ड, एंड बिकॉज ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन दोस्तों, क्या इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा? द आंसर टू विच इज नो, इसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। Followed by a small traders cooperative society registered under the Societies Registration Act, तो क्या इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा? हाँ जी गाइस, इन दिस सिनेरियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज गोना अप्लाई। तो पहला A and C के केस में दोस्तों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, इन अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट, ये देखिए ये वो वाले गुड्स आ गए हैं दोस्तों जो कि शायद एग्जेम्प्ट हैं। हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई। डिफेंस इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। हाँ जी गाइस, मुझे बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा माफ है? डिफेंस इक्विपमेंट्स इज एग्जेम्प्ट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इज नॉट एग्जेम्प्ट, and organic manure is exempt. Organic manure is exempt guys. Okay, so in this scenario guys, in this scenario आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स GTA के थ्रू एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट, पूर्वा लॉजिस्टिक ऑप्टेड टू चार्ज GST, इधर देखिए ऑप्टेड टू चार्ज GST एट द रेट 12% फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर। मतलब क्या अब पूर्वा लिमिटेड दोस्तों फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आना चाहती है? द आंसर इज यस, इट विशेस टू फॉलो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, प्रोवाइडेड GTA सर्विसेज टू बामा स्टील लिमिटेड ऑन 1st April, issued the invoice on 5th May and the payment was received on 6th May. तो now because they are falling under the forward charge mechanism, और आपको दोस्तों सर्विसेज देने की डेट, इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट दी गई है, तो दे गोना आस्क यू द टाइम ऑफ सप्लाई। वो आप लोगों से दोस्तों टाइम ऑफ सप्लाई पूछने वाले हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, इफ द इनवॉइस इज रेज्ड विद इन 30 डेज, अगर इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर रेज हो गया, द डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बट इफ द इनवॉइस इज नॉट रेज्ड विद इन 30 डेज एज इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज सर्विस दी गई थी 1st April को, इनवॉइस रेज किया गया 5th May को,
तो द इनवॉइस इज नॉट रेस्ड विद इन 30 डेज, इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर रेस नहीं हुआ है, तो इन दैट केस व्हाट डू वी नीड टू कंसिडर, हमें क्या कंसिडर करने की जरूरत है, we'll have to consider the date of completion or the date of payment whichever is earlier, दोनों में से जो जल्दी हो जाएगा दोस्तों, and in this case what is gonna be the earlier of the two, it is gonna be the 5th of May, 5th May और 6th May whichever is earlier, 5th May और 6th May whichever is earlier। ये देखो सनी भाई 1 अप्रैल निकाल कर बैठे हैं, इनवॉइस की तो अब इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई ना बेटे, इनवॉइस की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। ऑलराइट, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? इनवॉइस 5th मई है और सर्विसेज दी गई हैं 1 अप्रैल को, provided GTA services to Bama Steels on 1st April and issued an invoice on 5th May. So in this scenario guys, the invoice is not raised first, sorry यार, मैं भी ना, मेरे को लगा बार बार कंप्लीशन ऑफ सर्विस 5th May को हुई है, आई एम सो सॉरी गाइस, 1st April और 6th May whichever is earlier, sorry my bad guys। हाँ जी गाइस, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है शशांक भाई, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है 1st April, माय बैड गाइस, आई एम रियली सॉरी। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ गाइस? मैं बार बार पता नहीं दिमाग में सोच रहा था कि सर्विस इज कंप्लीटेड ऑन 5th May एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 6th May whichever is earlier। हाँ जी गाइस, whereas the service was completed on 1st April, invoice was raised on 5th May। हाँ जी गाइस, ओके वेल डन सनी, वेल डन बेटा। इट प्रोवाइडेड, मैंने उसे डांट दिया था आई एम सो सॉरी सनी। हाँ जी, इट प्रोवाइडेड बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सर्विसेज टू वेरियस रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सन्स बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो गाइस। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। हाँ जी गाइस, फटाफट, which of the following persons are liable to pay GST on reverse charge guys, फटाफट बता दीजिए, everybody has to know। हाँ जी, it is कुणाल ट्रेडर्स, हाँ अमर का नहीं था वो CTP वाला, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ तो A and C, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड C। Out of the items transported by Purva Logistics, which of the following are exempt? Defense equipments, yes. Organic manure, yes. Newspapers, no. Again C. Next, what will be the time of supply in case दोस्तों 1st April guys। and next, which of the following statement is correct in respect of service provided by Purva Logistics to Bama? Bama Steels is liable to pay GST? no, reverse charge mechanism थोड़ा ना, 12% वाला आ गया forward charge mechanism। हाँ जी guys, Purva Logistics is liable to pay GST under the forward charge mechanism, all right guys, everyone clear about it? मजा आया दोस्तों, मजा आया everyone? आगे बढ़े गाइस, अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। अच्छा चलो, इसमें तो 5 सिनेरियो है गाइस, ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ जी गाइस, चलो आ जाओ भाई। द फोर्थ केस बेस्ड सिनेरियो गाइस, द फोर्थ केस बेस्ड सिनेरियो आज का सेशन का। वेदांशी एंड कंपनी, अ पार्टनरशिप फर्म, is engaged in retail trade since 1st April. The firm became liable for registration on 1st October. It applied for registration on 10th October. So has it applied within 30 days guys?
मुझे बताइए दोस्तों, हैज इट अप्लाइड विद इन 30 days? द आंसर इज यस, it has applied within 30 days. And now everybody has to answer me what is going to be the effective date of registration. So the effective date of registration will be the date when you became liable for registration. So guys, 1st October is effective date of registration. हाँ जी guys, it applied for registration on 10th October. It had inputs held in stock, semi-finished and finished goods held in stock, and the firm was granted registration on 5th November. Now there also can be one question कि भाई साहब अगर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1st अक्टूबर है और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ इट हैड इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश एंड फिनिश गुड्स, तो आईटीसी कौन से दिन का मिलेगा? आपसे पूछा जा सकता है दूसरा क्वेश्चन, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नो डाउट 1st अक्टूबर, आईटीसी कौन से दिन का मिलेगा? जो भी आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है इन दिस सिनेरियो इज 1st अक्टूबर, उससे एक दिन पहले वाला, एक दिन पहले का जो हमारे पास स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक होते हैं 30th सितंबर, अ डे बिफोर 1st अक्टूबर. ऑलराइट माधव बेटा, आई वाज एक्सपेक्टिंग यू टू आंसर मी करेक्टली. तो पहले 1st अक्टूबर क्यों लिखा? Vedantian company needs to transport one consignment to the transporter and then to the consignee. The distance between go down of the firm and the transporter is 20 kilometers, and from the place of transporter to consignee is 99 kilometers. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है. एवरीबडी हैज टू आंसर मी इन दिस सिनेरियो. कहते हैं दोस्तों, आपको दोस्तों, हाँ जी, यहां पर 20 किलोमीटर तक का आपको भेजना है फ्रॉम गो डाउन टू ट्रांसपोर्टर. तो उसमें दोस्तों क्या ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालने की जरूरत है? 15 किलोमीटर से ज्यादा है, 15 किलोमीटर नहीं था 15 किलोमीटर नहीं था बेटा. हाँ जी एवरीवन, as far as I remember it was only 20 kilometers. तो पहले वाले केस में दोस्तों, पहले वाले केस में यहाँ पर जो आपको पार्ट बी जिसमें आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालते हैं उसमें आपको जरूरत नहीं है. एंड ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के लिए दोस्तों यहाँ क्या ई वे बिल जनरेट होगा? यहाँ क्या ई वे बिल जनरेट होगा? हाँ जी गाइस, यहाँ तो ई वे बिल जनरेट होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है. ऑलराइट, पार्ट बी में डिटेल्स क्या यहाँ पर डलेंगी? पार्ट बी में डिटेल्स क्या यहाँ डलेंगी? हाँ जी, ई वे बिल तो जनरेट होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. इन द मंथ ऑफ नवंबर द फर्म रिसीव्ड 80 इनवॉइसेस फॉर वेरियस इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच जीएसटी पेड वाज 8 lakhs. However, only 60 इनवॉइसेस जिनकी वैल्यू 7.5 लाख रुपए थी वो जीएसटीआर 1 में अपलोड हुआ है. तो सिर्फ दोस्तों 7.5 लाख की छूट मिलेगी. जो 7.5 लाख है उसका 5% 10% ये पहले हुआ करता था दोस्तों, अब खत्म, अब कोई 5% 10% नहीं है. Also while filing return for the month of November, the firm generated e-challan on 5th December. What is the validity of e-challan, guys? Everybody has to answer. What is the validity of e-challan? So validity is plus 15 days. 15 days. तो इन दैट केस आपका ई चलान कब तक वैलिड रहेगा? ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. 20th दिसंबर तक रहेगा, 20th दिसंबर तक रहेगा. All the transactions referred above is intrastate unless specified otherwise. Conditions available for availment of ITC are fulfilled subject to the information given above. You are required to choose the most appropriate answer. आ जाओ भाई. Determine the effective date of registration of Vedantian company. Effective date was 1st October. Vedantian company is eligible to claim ITC in respect of inputs held in stock as on 30th September. एक दिन पहले वाला दोस्तों ध्यान रखना, एक दिन पहले वाला. हाँ जी, यही अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया था, गाइस. नेक्स्ट, Which of the following statement is true in respect of furnishing details in part B? Part B में दोस्तों ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है. कहते हैं part B need not be filed in respect of consignment from go down to transporter location. Correct. Go down to transporter location में दोस्तों आपको दोस्तों
क्या पार्ट बी रेस करने की जरूरत है? नहीं दोस्तों, पार्ट बी नीड नॉट बी फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ, बाकी सारे आपके गलत हैं. Information in part B is neither required, no, is mandatorily required, no. Compute the amount of ITC that can be claimed, 7,50,000. That can be claimed 7,50,000. 5%, 10% वाला scenario खत्म. Determine the validity of each challan. What is the validity of each challan, guys? It is 20th of December. It is 20th of December, guys, is the validity of each challan. All right, guys. I know. Yes, Akib. मैंने ही किया है स्लो मोड ऑन. आ जाओ गाइस, स्लो मोड ऑन रहता है गाइस फॉर अ स्पैन ऑफ 5 to 10 seconds गाइस. हाँ जी, एक और कर लें गाइस, क्योंकि आज तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी स्पीड में किया है, तो एक और कर लें. व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट? व्हाट डू यू गाइस से? वैसे जनरली अपन 4 केसेस करते थे गाइस. क्या एक और केस स्टडी कर ले? फटाफट बताइए गाइस. हाँ जी, चलो जी गाइस. Charitable Trust is registered under Section 12AA of the Income Tax Act 1961. The trust conducted a 3 days residential yoga camp among people on the occasion of International Yoga Day for the advancement of yoga and charged 7,500 per person inclusive of stay and food. मुझे बताइए गाइस, मुझे बताइए. Everybody has to answer me. क्या एडवांसमेंट ऑफ योगा क्या ये एग्जेम्प्ट है? हाँ जी, ये एग्जेम्प्ट है. जहां पर हमारा इंटेंशन इज टू डू एडवांसमेंट ऑफ योगा, दैट इज एग्जेम्प्ट. हाँ, उसमें साथ में दोस्तों खाना रहने का भी है. तो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कंपोजिट सप्लाई wherein the principal supplies advancement of yoga which is considered to be a charitable activity and therefore it will be exempt. हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा होता द मेन पर्पस इज एंटरटेनमेंट, द मेन पर्पस इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग, द मेन पर्पस इज फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो in that case we would have made it taxable. The trust also conducted programs for the advancement of education of persons aged above 65 years in metro cities. यहाँ फंस गया दोस्तों. A nominal fees was charged for the same. क्या दोस्तों ये टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ जी, रूरल एरिया में माफ था. It was exempt for rural areas. ये वाला है दोस्तों, मेट्रो सिटीज बोला है. Will it be made taxable? हाँ जी guys, it will be made taxable. The trust received the following donations during the month of September. Solid Steels donated a RO water plant to the trust costing 75,000 and displays its company's name in the RO system installed in the premises of the trust. Donated by Solid Steels Private Limited, trusted by all. क्या दोस्तों आरओ वाटर प्लांट देके अपना भी काम निकलवा लिया है? मुझे ये बताइए दोस्तों, सॉलिड स्टील ने आरओ प्लांट दिया 75,000 का और उस पर अपना नाम छपवा दिया कंपनी का, तो क्या दोस्तों एडवर्टाइजमेंट हुई है? हाँ जी सर, एडवर्टाइजमेंट हुई है. तो विल दिस बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई? क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी गाइस, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ सप्लाई. Followed by Mr. Prasanna, a lawyer donated chairs to the trust costing 25,000 और जिस पर लिखा है लव ऑल. इसमें प्रसन्ना का कहीं पर भी कोई नाम या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम नहीं है. Will this be considered to be a supply? क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं सर, this will not be considered to be a supply. इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा. Next, the following are the details of the GST payment made by the firm. ओके, कहते हैं जीएसटी ऑफ 1,75,000 was paid for the purchase of motor vehicle for transportation of needy person. Seating capacity including driver is 13. Oh my god, ये तो बिल्कुल ही दोस्तों मार्जिन पर आके अटका है. अब क्या आईटीसी अलाउड होगा? आईटीसी अलाउड होगा भाभी. 13,000 टैक्सेबल क्या कर रहे हो? मेरे को ये बताओ, आईटीसी अलाउ होगा या नहीं होगा? हमने तो यहाँ पर टेम्पो ट्रैवलर मोटर व्हीकल खरीदी है. हाँ जी, will ITC be allowed or no? The answer is no. ITC will not be allowed. It has to be more than 13 if you want to claim the benefit of ITC. ITC in this scenario will not be allowed, guys. Will not be allowed.
followed by GST of 2,45,000 was paid for works contract services availed from super builders for construction of office trust building. ये बताओ बिल आईटीसी यहां पर मिलेगा. सब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी इज अगेन नॉट एडमिसिबल. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में आईटीसी इज अगेन नॉट एडमिसिबल. तो इस वाले केस में भी दोस्तों आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. फॉलोड बाय दोस्तों उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि एमएम चैरिटेबल ट्रस्ट दोस्तों ऑल्सो ओन्स एंड मैनेजेस अ गुरुद्वारा. ओके, मतलब एक रिलीजियस हो गया दोस्तों, रिलीजियस प्लेस. It rented the community hall located in the precincts of the Gurudwara for 8,500 per day for a marriage function. कहां तक माफ होता है? 9999 पर डे तक माफ होता है. एग्जेम्प्ट अप टू 9999 पर डे. तो क्या दोस्तों ये वाला एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? सर ये वाला एग्जेम्प्ट है. It also rented the commercial shop located in the precincts of Gurudwara for a rent of 10,000 per month per shop. 10,000 per month per shop. अब मेरे को बताइए in this case what will this be considered as? 10,000 per month per shop. सर 9999 तक माफ होता है. क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ जी गाइस ये टैक्सेबल हो जाएगा. यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहां पर वो सोचते हैं 10,000 तक माफ है ना. 10,000 और मोर टैक्सेबल, 10,000 और मोर टैक्सेबल. 9999 तक माफ रहता है गाइस. ऑलराइट, you can assume that the trust is registered under GST and all the transactions are intrastate only. Conditions for availing ITC are fulfilled subject to the above mentioned information. You are required to answer. Which of the following activities conducted by trust is exempt from GST? Advancement of yoga. Advancement of yoga. Determine the value of taxable supply. Aji guys, what is the value of taxable supply दोस्तों? In respect of donation received by the trust, taxable supply 75,000. 75,000 जो दोस्तों आरओ वाला मिला था, आरओ वाला जिसमें कंपनी ने बोला था हमारा नाम लगाओ, जिसमें कंपनी ने बोला था दोस्तों हमारा नाम लगाओ. नेक्स्ट, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम्ड बाय द ट्रस्ट. मेरे ख्याल से आईटीसी तो दोनों ही हमने मना कर दिए दोस्तों. ये 13 वाला है और ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉक्ड है. नो आईटीसी, नो आईटीसी. डी इज द करेक्ट आंसर. In the last case, last scenario guys, which of the following statement is correct or are correct under GST in respect of Gurudwara managed by MM Charitable Trust? Renting of community hall is taxable while renting of commercial shop is exempt. उल्टा बोल दिया भाई. Renting of community hall is exempt while renting of commercial shop is taxable. ये वाला B is the correct answer guys. B is the correct answer. Community hall exempt था, shop taxable था. Shop taxable था guys. मजा आया? मजा आया क्या guys? Perfect. Guys कल मैं ना एक सेशन लेकर आ रहा हूं and that session is दोस्तों अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी जितनी बच्चों से बात होती है हमेशा वो घबराए सताए हुए से रहते हैं. तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गेटिंग अ सेशन ऑफ नॉट मोर देन 5-10 मिनट्स गाइस ऑन हाउ टू रिड्यूस एंजाइटी या हाउ टू कंट्रोल एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जाम्स एंड आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू वॉच इट. 5 से 7 से 10 मिनट लगेंगे दोस्तों, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगेगा. ऑलराइट सर एक सेशन और लीजिए डीटी एमसीक्यू का प्लीज. ओके सनी आई विल ट्राई बट आई कैन नॉट कमिट. आई विल ट्राई लेकिन मैं कमिट नहीं करूंगा. ऑलराइट बेटा. अभिषेक बेटा कुछ प्रैक्टिकल सेशन ले लो. मैंने जो मैराथन करवाया इनकम टैक्स का, हर चैप्टर के बाद 1-2 क्वेश्चंस करवाए. बड़े चैप्टर्स में तो 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवाए हैं. तो दोस्तों इन दैट सिनेरियो आई वुड अर्ज आप जो मैंने मैराथन लिया है मेगा मैराथन ऑफ इनकम टैक्स उससे देख सकते हैं. और जीएसटी का 27 तारीख को रहेगा. कब रहेगा सेशन? कल सुबह ही रहेगा दोस्तों. कल सुबह ही रहेगा 11 o'clock. कल सुबह 11 o'clock. ओके
लास्ट डे एग्जाम भी होगा, यस समर भी। सर इनकम टैक्स के नोट्स, इनकम टैक्स के नोट्स कैन बी सब्सक्राइब्ड ऑन माय ऐप गाइस। अभी मतलब बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, मतलब आई थिंक क्वेश्चन बैंक 150 रुपीज की है, ई बुक्स मिल जाएंगी। और अगर दोनों लेते हो, अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है, दशहरा ऑफर कल तक, कल तक। ऑलराइट, तो आप लोग वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। ओके, जो हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों वो नहीं मिलेंगे, वो शेयरेबल नहीं है। वो शेयरेबल होते तो मैं शेयर कर देता। ऑलराइट, कल इनकम टैक्स का सेशन होगा क्या? नहीं सागर भाई, कल कोई सेशन नहीं है। कल एक सेशन है दोस्तों आप लोगों का, एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी सेशन ऑन हाउ टू रिड्यूस और कंट्रोल एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जाम डेज। हाँ जी, सर आपके क्वेश्चन बैंक में सर आप पॉइंट आउट करा सकते हैं क्वेश्चन एक दिन पहले। जेड भाई, मैंने कल भी ना एक बच्चे को इसका आंसर दिया था, मैं रिपीट करता हूं। देखो भाई, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जेड जो आपसे ना हो किसी और से हो जाए, किसी और से ना हो आपसे हो जाए। तो इन दैट सिनेरियो आई वुड ऑलवेज अर्ज यू टू सॉल्व आउट दोज क्वेश्चंस जिसमें आप अटके थे। लेट्स से सैलरी चैप्टर है, पीजीबीपी चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन जो आपको लगा था यार मैं सॉल्व करते में फंस गया था या मेरा गलत आंसर आया था, तो अब आप उन्हें सॉल्व आउट करिए जिससे आपका पूरा का पूरा कवर अप हो जाए। ऑलराइट, चलो जी गाइस, हैप्पी दशहरा टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। जो हमारे मन का डर है, हमारे मन का घमंड है, हमारे मन में जो भी तकलीफें हैं दोस्तों, आई विश एंड प्रे कि दोस्तों वो इस दशहरा हम खत्म करें और एक नई लाइफ विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन एंड पॉजिटिव वाइब्स इज व्हाट वी स्टार्ट। विशिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हैप्पी दशहरा वंस अगेन। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहें, मिलते रहेंगे। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।